हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हमारा एनएचएम स्टाफ नर्स और राजस्थान एंड एमपी सीएचओ की जो सीरीज हमारी कंटिन्यूस है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सीरीज। जो एपिसोड है वो 5th नंबर का। आज के एपिसोड में हम वही जो हमारा क्राइटेरिया रहा है प्रीवियस सीरीज में, प्रीवियस जितने भी सीएचओ के या एनएचएम स्टाफ नर्स के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारी सीरीज में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सीरीज आपने वॉच करी है पहले और जो अब आप वॉच कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं। कोई क्वेश्चंस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी भी कंटेंट में या किसी भी क्वेश्चंस के रैशनल में अगर आपको कोई इशू हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शंस में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये कह रहा था मैं, आई के डीआरएसी और वीएमसी के स्टाफ नर्स के जो रिजल्ट का वेट आप सब लोग कर रहे हैं, तो अभी उसमें आने में कुछ समय है। तो इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग समय जो है अभी आपको फरवरी एंड या फिर मार्च के स्टार्टिंग में रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ऐसा सुनने में आया है। अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग जो है वो ये रहने वाला है, ठीक है। और यस्टरडे मैंने एक पोस्ट जो है वो अपलोड की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे और वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। यूपी एनएचएम जो बोर्ड है वहाँ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की 5000 पोस्ट जो है वो रिलीज की गई है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 29 जनवरी से फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आज की हमारी सीरीज का क्वेश्चंस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपन चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्या क्वेश्चन है। नर्स इज असेसिंग द वाइटल साइन ऑफ 3 year old चाइल्ड हॉस्पिटलाइज विद डायग्नोसिस ऑफ क्रूप, ठीक है। क्रूप का डायग्नोसिस हुआ, एक 3 साल का बच्चा जो है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। नोट दैट द रेस्पिरेटरी रेट इज 28 ब्रीथ पर मिनट। नर्स ने नोट किया है कि जो बच्चा है 3 साल का उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितना आ रहा है, 28 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग के ऊपर कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट होगा एज ए मतलब बाय द नर्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि नर्स जो है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, नोटिफाई फिजिशियन करेगी, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेगी या फिर रीअसेस करेगी रेस्पिरेटरी रेट को 15 मिनट के बाद, ठीक है। या फिर 15 मिनट तक उसकी रेस्पिरेशन रेट को क्या करने वाली है, असेस करने वाली है, ऐसा आपको बोल रहा है। तो देखिए एज ए स्टाफ नर्स आपको ये समझना होगा कि पहला क्वेश्चन तो आपका बन रहा है यहाँ पे, 3 साल का बच्चा है और उसको क्रूप हुआ है, ठीक है। और रेस्पिरेशन रेट इसका कितना है, 28 ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 3 साल का जो बच्चा होता है ना, 3 साल का जो बच्चा होता है इसकी रेस्पिरेशन जो रेट होती है, ये रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो नॉर्मली कितनी होती है। 3 साल के बच्चे की नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 20 से 30 रेस्पिरेशन पर मिनट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कितनी है, 28 है, यानी इसके बीच में ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कंडीशंस कैसी है, नॉर्मल है। नॉर्मल कैंडिडेट जो बच्चा है वो रेस्पिरेशन रेट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है वो बच्चा जो है फॉलो कर रहा है या उसको वो मतलब आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ना ही ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे ना ही फिजिशियंस को रिक्वायरमेंट करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन है ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे। और रीअसेस का वाला भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 साल के बच्चे का रेस्पिरेशन रेट नॉर्मली कितना होता है, 20 से 30 आरपीएम होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ क्रूप के बारे में। क्रूप क्या चीज है, क्रूप किसको कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रूप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस तरह से क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं जो क्रूप से रिलेटेड हैं। तो क्रूप क्या है, चाइल्ड में होने वाली रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, यानी पीडियाट्रिक रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जनरल अपन देखें, ये क्या चीज है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो जैसे क्रूप के बारे में बता रहा था, क्रूप क्या है, पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रूप क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, क्रूप क्या है, क्रूप में 4 डिजीज जो है, 4 डिजीज ग्रुप होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए वो 4 डिजीज कौन कौन सी हैं जो ग्रुप को बनाती है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट जो है वो है एक्यूट एपिग्लोटिटिस, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ग्रुप, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ग्रुप, ये क्वेश्चंस पूछा गया है बहुत बार, आपको याद रखना, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है कोज कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा है स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है ग्रुप बी, ग्रुप बी हीमोलाइटिक ग्रुप बी हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको, ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और थर्ड जो है वो आता है हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये आपको याद रखना। मेन कोज कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, ठीक है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस ये मोस्ट डेंजरस टाइप होता है। सेकंड आपको याद रखना है सेकंड कौन सा होता है ग्रुप, स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस, ठीक है, स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस, ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। थर्ड कौन सा है, स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस हो गया। थर्ड कौन सा है, थर्ड है बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ट्रेकिया में होता है, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, अब देखिए लास्ट वाला जो है इस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो लास्ट वाला कौन सा होता है, लैरिंगो ट्रैकियो, लैरिंगो ट्रैकियो, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे बनेगा आपका ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप, ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप जो है वो कौन सा है, लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, क्योंकि इसमें लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई तीनों ही क्या हो जाती हैं, इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये आपको याद रखना है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है, ग्रुप में कौन सी पोजिशनिंग यूज करते हैं, तो ट्राइपॉड पोजिशनिंग यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है ट्राइपॉड पोजिशनिंग यूज करते हैं। और वैसे एयरवे मेंटेन किया जाता है, इसकी जो पीएनआई पूछी जाती है ज्यादातर, वो कौन सी पूछी जाती है, एयरवे मेंटेन, ठीक है, एयरवे मेंटेन याद रखना है। ग्रुप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, डेंजरस कंडीशन है, और लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप है, ठीक है। ट्राइपॉड पोजिशनिंग इसमें आपको बच्चे की देखने को मिलेगी, और एयरवे मेंटेन या एयरवे पेटेंसी जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो वर्क रहता है नर्स का वो रहने वाला है, ताकि जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और कंटिन्यूटी जो एयरवे है वो मिलता रहे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का मोस्ट पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो स्टेफाइलोकोकस आयूरियस है। बाकी ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी कोज कर सकता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी भी कोज कर सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है कि 3 साल का बच्चा है और उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो 28 ब्रीथ है, तो इसका मतलब है कि 3 साल के बच्चे की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहती है वो रहती है 20 से 30, इसका मतलब ये नॉर्मल है, तो हम डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करने वाले हैं। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए फीमेल क्लाइंट हु इज सस्पेक्टेड हैविंग मिचेल सर्च, ठीक है, एक नर्स जो है वो परफॉर्म करी है असेसमेंट फीमेल क्लाइंट का
जो सस्पेक्टेड है किसके लिए, मित्तल सर्च के लिए, ठीक है। तो विच डज द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट एन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, यानी मित्तल सर्च के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओबीजी से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्या उसको कहेंगे। हैज फैन एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको कहने वाले हैं। एक्सपीरियंसिंग प्रोफाउज वेजाइनल ब्लीडिंग, क्या इसको कहेंगे। या हैज शार्प पेल्विक पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो मित्तल सर्ज किसको कहते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं, ये क्या चीज है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपीरियंसिंग पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पेरियूनिया, ठीक है, याद रखना है डिस्पेरियूनिया। नहीं, ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर पेन फील हो रहा है इसका मतलब है डिस्पेरियूनिया कहते हैं इसको। हैज पेन ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुएशन से पहले या फिर ऑनसेट पे अगर पेन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। एक्सपीरियंसिंग प्रोफाउज वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड, ड्यूरिंग पीरियड, अगर मान के चलिए ड्यूरिंग पीरियड एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है या प्रोफाउज वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लास्ट वो भी कब तक, 7 डेज तक, लास्ट कब तक, मोर देन 7 डेज तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेनोरेजिया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड, तीनों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। अब मित्तल सर्च किसको कहते हैं, तो मित्तल सर्च कहते हैं हम मिडिल पेन को। मैं आपको बताऊंगा मिडिल पेन, ठीक है, मिडिल पेन को। अब मिडिल पेन का मतलब क्या हो गया, एट ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, राइट, ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, याद रखना है आपको। ओव्यूलेशन जैसे ही ऑनसेट होता है तो या तो लेफ्ट साइड में, सॉरी, ठीक है, ओवुलेशंस के दौरान, यानी ड्यूरिंग ओवुलेशन या ओवुलेशंस के ऑन साइड पे, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसके पेल्विस के राइट साइड ऑफ पेल्विस के क्या होता है, शार्प पेन होता है। कैसा पेन होता है, शार्प पेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मित्तल सर्ज कहते हैं। अब ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन क्या है, ग्रोविंग फॉलिकल्स इन ओवेरी, ग्रोविंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स इन ओवेरी, ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। या फिर और क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ फॉलिकल्स, या फिर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए फॉलिकल्स, ये आपको याद रखना है। तो ग्रोविंग फॉलिकल्स या रप्चर फॉलिकल्स इन ओवेरी, इसकी वजह से शार्प पेन आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड के पेल्विस में फील होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मित्तल सर्ज बोलते हैं, जो कि कहाँ कब देखने को मिलेगा आपको, ओवुलेशंस के दौरान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लीडिंग भी आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फीमेल क्लाइंट है, नर्स उसको असेस कर रही है और उसको मित्तल सर्ज जो है सस्पेक्ट लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग क्या करेंगे आप, हैज शार्प पेल्विक पेन ड्यूरिंग ओवुलेशंस, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, मित्तल सर्च के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और स्लाइटली यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना आपको पेन के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये दोनों चीजें कब होती हैं, ओवुलेशंस के दौरान होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ए हेल्थ असेसमेंट द क्लाइंट टेल द नर्स शी वाज डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस। देखिए जब हेल्थ असेसमेंट कर रहे होते हैं तो क्लाइंट जो है वो नर्स को कह रहा है कि शी वाज डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, एंड आस्क द नर्स टू डिस्क्राइब दिस कंडीशंस, और वो नर्स से पूछ रही है कि भैया आप एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मुझे बताइए। तो नर्स टेल द क्लाइंट दैट एंडोमेट्रियोसिस क्या है, यानी कुल मिला के आपसे एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू, क्या ये आंसर है, नॉन एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया, क्या ये आंसर है, ए प्रोसेस डेट हार्ट्स मेंस्ट्रुएशंस, ये इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशंस को रोकना, या फिर पेन एट ड्यूरिंग ओवुलेशंस, इसको कहते हैं। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है यहाँ पे देखो प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो किसको कहते हैं, ऑनसेट मेंस्ट्रुएशंस पे क्या हो, पेन हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत।
प्रोसेस दैट हाल्स मेंस्ट्रुएशंस को ऐसी प्रोसेस जो रोक दे तो इसको भी हम एंडोमेट्रियोसिस नहीं कहते हैं। पेन दैट अकर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन तो इसको मित्तल सर्ज कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू का बन जाना क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ जनरली। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको और पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन से, यानी एंडोमेट्रियोसिस का मतलब तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू आउटसाइड ऑफ यूट्रस। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ टिश्यू आउटसाइड ऑफ यूट्रस, और वो भी कैसे, एक्स्ट्रा यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यूज। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ठीक है, तो जैसे प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये जो टिश्यूज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, यूट्रस जो होता है उसके आउटसाइड में जाके सिमिलर जो है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। सिमिलरली कैसे करेंगे, ग्रोथ करने लग जाएंगे। जैसे मान के चलिए ये यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में जो है एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा यूटेराइन जो आपको एबनॉर्मल जो टिश्यू की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाती है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, हैवी मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल आपको मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग जो सेक्स है वो पेन देखने को मिल सकता है, यानी आपको क्या देखने को मिल सकता है, डिस्पेरियूनिया जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, डिस्पेरियूनिया। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, लोअर पेन देखने को मिल सकता है, लोअर पेन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या हो गया कि यूट्रस के आउटसाइड में टिश्यूज का एबनॉर्मली ग्रोथ होना क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। या तो हैवी मेंस्ट्रुएशन आएगा, या नॉर्मल हो जाएगा टाइमिंग, या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रहने वाला है उस लेडी के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा यूटेराइन एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज हैं उनका ग्रो कर जाना। ठीक है, ये आपको याद रखना, एक्स्ट्रा यूटेराइन का मतलब यूट्रस के आउटसाइड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबालामाइन इज कॉल्ड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस जो हैं वो एनएचएम स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जैसे एग्जाम्स में बहुत, वैसे तो न्यूट्रिशन हर एग्जाम में ही पूछी जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए साइनाकोबालामाइन आपसे पूछा गया किसको कहेंगे, तो विटामिन बी टू, विटामिन बी टू को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, याद रखना है। ठीक है, और ये कौन से विटामिन हैं, ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। किस कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, याद रखना है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन आते हैं वो सारे कैसे आते हैं, वाटर सोल्यूबल आते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और विटामिन सी, विटामिन सी भी क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये भी किस में आता है, कैटेगरी में, वाटर सोल्यूबल में आता है। विटामिन बी थ्री की बात करूं तो क्या है, नियासिन है, कौन सा है, नियासिन है। ठीक है, विटामिन बी सिक्स की बात करें तो कौन सा है, पायरोडोक्सिन, कौन सा है, पायरोडोक्सिन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और विटामिन बी ट्वेल्व इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामाइन, साइनाकोबाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा, राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, डी रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए बी वन, बी वन को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलता है, क्या बोलते हैं, थायमिन। ठीक है, याद रखना है, बी वन को हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। ठीक है, बी टू आपका क्लियर हो गया, बी थ्री आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं बी फाइव की, बी फाइव को हम क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। बी सिक्स आपका हो गया है। ठीक है, बी सिक्स आपका हो गया है। अब बात कर लेते हैं बी सेवन की, बी सेवन को क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोटीन। फिर बी सेवन के बाद में कौन सा आ गया आपका, बी नाइन आ गया। बी नाइन को हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, जो आपने नाम सुना ही होगा फर्स्ट टाइमेस्टर में जो हम
देते हैं, कितना देते हैं 400 माइक्रोग्राम देना चाहिए यूनिट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये देता है अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ताकि लेडी को ना हो, ठीक है। और B12 आपका ये हो गया। तो कंप्लीट आपके B1 B2 B3 और B5 B6 B7 B9 B12 सारे हो गए हैं, और विटामिन सी भी आपका हो गया है। तो ये सारे जितने विटामिन यहाँ मैंने लिखे हैं सारे कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल। देखिए आपके क्वेश्चंस जो है ना वो यहीं से निकल जाएंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। ये चारों कौन से हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए की बात करूं तो इसको किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की, इसको हम बोलते हैं कोले कैल्सी फेरोल, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं विटामिन ई की, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम टोकोफेरोल, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के किसके नाम से आता है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के का हम क्या करते हैं, एट बर्थ पे जैसे ही डिलीवरी हुई, एट डिलीवरी जैसे ही हुई तो हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो बच्चे को ब्लीडिंग के प्रिकॉशंस के लिए हम देते हैं। ये बात भी क्वेश्चंस भी आपसे याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे टर्म पे, एक टर्म प्री टर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर टर्म बेबी है तो कितना देते हैं, 1 mg देता है, और प्री टर्म है तो 0.5 mg का इंजेक्शन हम देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर, पूरे विटामिन के नाम आपके यहाँ पे डिस्प्लेड कर दिए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ओस्टोमलेशिया इज सीन इन यूजुअली, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओस्टियोमलेशिया पे। ओस्टियोमलेशिया जो प्रॉब्लम होती है, इज सीन इन यूजुअली इन, वो किस में देखने को मिलेगी, बिलो 5 ईयर्स इज चिल्ड्रन, अबो 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, या फिर 12 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए ओस्टियोमलेशिया जो है वो किस केज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ओस्टियोमलेशिया किसको कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को किसको बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, इसको बोलते हैं हम ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। और ओस्टियोमलेशिया का दूसरा नाम क्या है, एडल्ट रिकेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, एडल्ट रिकेट्स, ठीक है, इसके नाम से भी इसको जाना जाना था, ठीक है। तो अब देखिए बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन और अबोव 5 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस एज क्राइटेरिया में, और 12 से 14 ईयर्स जो थर्ड ऑप्शन आपका है, इस क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेगा रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स देखने को मिलेगा। ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। ओस्टियोमलेशिया तो क्या है, ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है इन एडल्ट्स में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तब कौन सी प्रॉब्लम होती है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया या फिर एडल्ट रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स किसको कहते हैं, रिकेट्स में आपको याद रखना है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, किसमें, इन चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तब कहते हैं हम रिकेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, मिल्क मान सिंड्रोम किसको कहते हैं, मिल्क मैन सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है मिल्कमैन सिंड्रोम हम किसको कहते हैं। ओस्टियोमलेशिया में होता क्या है, बोन हो जाती है सॉफ्ट, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, बोन्स में शूडो फ्रैक्चर लाइन देखने को मिलती है, शूडो फ्रैक्चर लाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, शूडो फ्रैक्चर लाइन आपको देखने को मिलती है, या शूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स फ्रैक्चर लाइन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ओस्टियोमलेशिया को क्या नाम दिया गया, मिल्कमैन सिंड्रोम नाम दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। शूडो फ्रैक्चर लाइन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शूडो फ्रैक्चर लाइन किस में देखने को मिलती है, तो ओस्टियोमलेशिया में देखने को मिलती है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से प्रेजेंट होता है एडल्ट्स में, जिसको एडल्ट रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, रिकेट्स के बारे में। तो रिकेट्स किस में देखने को मिलेगा, बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। रिकेट्स आपको किस में देखने को मिलता है,
बच्चों में देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चों में क्या होता है, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन हो जाता है, किसका, बोन्स का, ठीक है। इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन होता है किनका, बोन का, मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन का, जिसकी वजह से बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिकेट्स से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से रिकेट्स में आपको याद रखना है क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिकेट्स में आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्रेनियोटैप्स देखने को मिल, क्रेनियोटैप्स देखने को मिले। क्रेनियोटैप्स किसको कहते हैं, देखिए क्रेनियोटैप्स क्या है, पहली क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है ये रिकेट्स का, फर्स्ट क्लिनिकल साइन कौन सा है, क्रेनियोटैप्स किसका है, फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ रिकेट्स कौन है, क्रेनियोटैप्स, ठीक है। क्रेनियोटैप्स कहते हैं किसको है, तो आपको याद रखना है स्किल जो बोन होती है, ठीक है, स्किल बोन जो होती है वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं और कैसी हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सॉफ्ट हो जाती है और बेंड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पीजन आपको चेस्ट देखने को मिलेगा एक्सरे में बच्चे का, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बेंडिंग लेग, ठीक है, या बेंडिंग बो भी बोल सकते हो, ठीक है, बेंडिंग बो बोल सकते हो, या फिर सॉरी बेंडिंग लेग्स ही बोलते हैं, बेंडिंग लेग्स बोल सकते हो, या फिर बेंडिंग को बो बोलते हैं, बो लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि जो पैर होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे ये नी पॉइंट है तो यहाँ से वो इस तरह से बेंड हो जाएंगे, पैर जो है इस तरह से बेंड होते हुए दिखाई देते हैं बच्चे को, और इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम जेनु वेरम। क्या बोलते हैं इस कंडीशंस को, जेनु वेरम। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वेरम का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में गैप हो जाता है और दोनों बेंड हो जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड और आता है जेनु वेलगम, एक होता है जेनु वेलगम, ठीक है। इसका मतलब ये भी प्रेजेंट आपको दिखाई देगा रिकेट्स में। जेनु वेलगम का मतलब क्या होता है, नॉक नी, नॉक नी, जो नी है वो कैसे हो जाएंगे, नॉक हो जाएंगे। जैसे ये पैर है, ठीक है, और ये घुटना है, तो ये यहाँ से ऐसे नॉक हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको यार पैर इस तरह से निकल जाते हैं, यानी घुटने जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल नॉक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं जेनु वेलगम और इसको बोलते हैं जेनु वेरम। वेरम में आपको बैंड देखने को मिलेगा पैरों के बीच में, और वल्गम में नी जो है वो नॉक हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जेनु वल्गम, जेनु वेरम और पीजन चेस्ट, ये तीनों ही क्लासिकल साइन होते हैं किसके, रिकेट्स के, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट क्लासिकल साइन इसका क्या है, क्रेनियोटैप्स देखने को मिलेगा। इसके ट्रीटमेंट में हम कितनी विटामिन डी देते हैं, तो 10 नैनोग्राम पर ml जो है वो विटामिन डी का सप्लीमेंट यहाँ पे चालू किया जाता है, बात आपको याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, सन एक्सपोजर कितना रिक्वायरमेंट होता है विटामिन डी के लिए एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के लिए, तो याद रखना है 5 मिनट का सन एक्सपोजर आपके लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। 5 मिनट्स का जो टाइमिंग है, 5 मिनट्स का जो टाइमिंग है सन एक्सपोजर का, ये क्या है, सफिशियंट होता है किसके लिए, नॉर्मल सीरम विटामिन डी लेवल के लिए, नॉट सफिशियंट फॉर नॉर्मल विटामिन डी सीरम लेवल के, ठीक है, ये आपको याद है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ठीक है। 5 मिनट का समय जो है वो सफिशियंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया ना, सारे विकेट्स आ रहे हैं बच्चों में, तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका, सी, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओस्टोमलेशिया आपको किस में देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है स्क्रूबी होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, बिलरुबिन की वजह से हो सकता है, ठीक है, बिलरुबिन की वजह से होता है, जब आरबीसी टूटती है उसके बाय प्रोडक्ट में बिलरुबिन जो है बॉडी में हमारे बढ़ जाता है। ये मेटास्टेटिक प्रॉब्लम है, मैलिग्नेंसी से रिलेटेड है। अस्थमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जो कि इसकी वजह से होती है, एलर्जन की वजह से ज्यादातर देखने को मिलती है, दमा जिसको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मिनरल इज असेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स एंड ए डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा मिनरल है जो असेंशियल होता है किसके लिए, हेल्थी रेड ब्लड सेल्स के लिए, आरबीसी के लिए, और उसकी डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है एनीमिया, तो आप बताइए कौन सा है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, तो आपको सभी को पता है कौन सा रहेगा, आयरन इज द राइट आंसर। आयरन जो है वो असेंशियल होता है आरबीसी के लिए, ठीक है, आरबीसी के लिए आयरन जो है वो असेंशियल होता है। और आयरन की अगर कमी हो गई तो बॉडी में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या कोज कर सकती है, बताइए कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या कोज करेगी। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखिए टिटेनी भी कोज कर सकती है। क्यों, क्योंकि टिटेनी किसकी वजह से होता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। इसकी वजह से होता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कौन होता है, टिटेनी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक साइन भी पूछा जाता है आपको, लॉक जा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या ओपिस्थोटोनस पोस्चर, ठीक है, ओपिस्थोटोनस पोस्चर, ओपिस्थोटोनस पोस्चर, वैक्सी फ्लेक्सिबल जिसको बोलते हैं अपन, ओपिस्थोटोनस पोस्चर हो गया, लॉकजा, ये सारे किसके साइन हैं, टिटेनी में आपको देखने को मिलेंगे। इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है कैल्शियम की कमी की वजह से, और जिटरीनेस, जिटरीनेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए टिटेनी, इरिटेबिलिटी, जिटरीनेस तीनों ही साइन किसके हैं, आपके कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी, ऑल द अबोव जो है वो आपके राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस विटामिन सॉरी कैल्शियम की कमी की वजह से आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, टिटेनी भी देखने को मिलेगा, और आपको इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है, जिटरीनेस भी देखने को मिलता है, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है ऑल दो वो। इसके अलावा टिटेनी के मैंने कुछ आपको सिम्टम्स बताए हैं, जैसे लॉकजा हो गए, ओपिस्थोटोनस पोस्चर हो गए, ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनरली एक्सेप्टेड टर्म बताना है आपको, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और के काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स यानी CHN, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स यानी CHN को जनरली एक्सेप्टेड किस टर्म से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, पब्लिक हेल्थ नर्स, केयर गिवर ऑफ द कम्युनिटी, प्राइवेट हेल्थ नर्स, या फिर सेक्टर नर्स। तो आपको याद रखना है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को किस नाम से जाना जाता है जनरली, पब्लिक हेल्थ नर्स यानी PHN के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहने वाला है, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ नर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के हो गए, तो इसलिए ये इस टर्म से रिलेटेड नहीं है। सेक्टर नर्स जो होती हैं ये एक एरिया वाइज जो है वो होते हैं, तो ये भी इससे टर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है, और ये काफ़ी सारे CHOs और NHM से स्टाफ नर्स में क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को जनरली हम किस टर्म से जानते हैं, तो पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, वाटर इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, वाटर जो है वो प्राइमरली किससे ड्राइव होता है, तो ओशन से हुआ है, ये आइस चैप से हुआ है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से हुआ है, या रिवर से हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है वाटर यानी H2O जो है वो प्राइमरली किससे डिराइव हुआ है, तो ओशन से हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सागर, ठीक है, तो ओशन से हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी हिट है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफी बार पूछा गया है। वाटर जो है वो प्राइमरली किससे डिराइव्ड होता है, तो आपको याद रखना है ओशन से जो है वो वाटर डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, जहाँ रेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं जरूर रेशनल्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या है, सिमिलरिटी क्वेश्चंस है, इसी तरह से रिपीट हुए हैं। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल में कवर, ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हो फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट FHS, ठीक है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है, FHA, ठीक है, FHA फीमेल हेल्थ असिस्टेंट जो होती हैं वो क्या कवर करती हैं, तो 1 सब सेंटर गलत आंसर है, 1000 पॉपुलेशन गलत आंसर है, कौन कवर करती है, आशा कवर करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 सब सेंटर ये भी गलत आंसर है, 1 PHC इज द राइट आंसर, याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, 1 PHC, एक PHC को कौन कवर करता है, एक हेल्थ फीमेल असिस्टेंट जो है वो कवर करती है, ठीक है। 1 PHC की बात करूं, PHC पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, पॉपुलेशंस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्लेन अगर एरिया है, प्लेन अगर एरिया है
तो पॉपुलेशन पीएचसी की कितनी रहनी चाहिए, 30,000, ठीक है। और ट्राइबल एरिया है तो 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और सब सेंटर की कितनी होती है, प्लेन एरिया हो तो 5,000 होनी चाहिए, और ट्राइबल एरिया है तो 3,000 होनी चाहिए। पॉपुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राइबल एरिया में कितनी होनी चाहिए, 3,000 होनी चाहिए, और प्लेन एरिया यानी मैदान वाले एरिया में कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। इसी तरह से पीएचसी का ये रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीएचसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर याद रखना है, ठीक है। और सी सब सेंटर हो गया, एससी सब सेंटर हो गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, क्लियर। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुमेटिव इवाल्युएशन। सुमेटिव इवाल्युएशंस मींस, सुमेटिव इवाल्युएशंस का मतलब क्या होता है। तो सुमेटिव इवाल्युएशंस हम डन बिफोर द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम से पहले करते हैं, या बिटवीन करते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड, यानी ए ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है, या फिर डन एट एंड पे करता है। तो सुमेटिव इवाल्युएशन से पहले चीज आपको ये समझनी पड़ेगी सुमेटिव इवाल्युएशन होता क्या है, और उसके बाद आप इसका आंसर दे पाएंगे कि सुमेटिव इवाल्युएशंस हम कब करते हैं, किसी भी प्रोग्राम से पहले करते हैं, या फिर प्रोग्राम के बीच में करते हैं, ठीक है, या फिर प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बीच में करते हैं, या फिर प्रोग्राम के एंड में करते हैं। तो सुमेटिव इवाल्युएशंस क्या चीज है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए सुमेटिव इवाल्युएशन क्या है, आपको बता दूं। लर्निंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसका फीडबैक लेने के लिए हम सुमेटिव इवाल्युएशन करते हैं। लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी चीज जो मतलब कर रहे हैं, प्रोग्राम है या फिर कोई भी मान लीजिए कोई आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, उससे आप क्या सीख रहे हैं और क्या सीखना चाहिए, ये चीजें आती हैं लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के ये इवाल्युएशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सुमेटिव, ठीक है। एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है सुमेटिव, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे सुमेटिव पूछा है। फॉर्मेटिव जो होता है ना, ये कब करते हैं हम, ये करते हैं थ्रू आउट प्रोग्राम, ठीक है, थ्रू आउट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन आपके बी दिया हुआ है। और ये कब करते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम। ये कब करते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी आपके ऑप्शंस कौन सा दिया हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम का, डन एट एंड, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट होगा। पहली चीज तो आपकी ये याद रखना है। दूसरा इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। फॉर्मेटिव जो हम इवाल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो कब करते हैं, थ्रू आउट प्रोग्राम करते हैं। और सुमेटिव जो असेसमेंट करते हैं वो हम करते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम पे करते हैं। पहली चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। और फॉर्मेटिव इवाल्युएशंस में क्या करते हैं हम, फाइंड, यानी हम पता कर लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, फाइंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किस किस एरिया में करने हैं, ठीक है, जिससे एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर आप कहाँ कहाँ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं फॉर्मेटिव इवाल्युएशन में। लेकिन सुमेटिव इवाल्युएशंस में क्या होता है, सुमेटिव इवाल्युएशंस में आपको याद रखना है ये क्या है, ये हाई स्टेक इवाल्युएशन है, ठीक है, हाई स्टेक इवाल्युएशन है। यानी हाई स्टेक इवाल्युएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ रैंक का पता रहता है, रैंकिंग ऑफ लर्नर, ठीक है, रैंकिंग ऑफ लर्नर, यानी आप कितना सीख पाए हैं और आपकी क्या रैंक है, वो आपको कब पता चलता है, जब आपका प्रोग्राम पूरा हो चुका है या आपका टेस्ट पूरा हो चुका है, फाइनल आपका रिजल्ट आ रहा है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी चीजें कर रहे हैं, क्लियर है। तो वहां पे आपको क्या है, अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि एग्जाम देने से पहले आप क्या क्या चीजें और इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्जाम दे दिया है, अब उसके बाद तो क्या है, जो आपने दिया है उसका फीडबैक आपको मिलने वाला है, उसका फीडबैक आपको मिलने वाला है। दोनों ही असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सुमेटिव, दोनों ही फीडबैक को लिए बेस होते हैं। तो सुमेटिव में आपका कोई भी इंप्रूवमेंट का चांसेस नहीं है, ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट का चांसेस नहीं है। डायरेक्ट आपकी रैंकिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आपने इतना सीखा है और इतने आप रैंक पे रन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेटिव और सुमेटिव में थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, गिव अपॉर्चुनिटी। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, गिव अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर
टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लर्नर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फॉर्मेटिव इवाल्युएशन में। लेकिन यहाँ पे सुमेटिव इवाल्युएशन में आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, लर्नर प्रोवाइड ए ग्रेड। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, लर्नर प्रोवाइड ए ग्रेड, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, ये बात आपको याद है, ठीक है। तो मेन तो क्वेश्चंस जो पूछा गया था वो आपसे यही पूछा गया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं हम, थ्रू आउट प्रोसीजर करते हैं, थ्रू आउट प्रोग्राम करते हैं, जबकि सुमेटिव इवाल्युएशंस कब करते हैं हम, एंड ऑफ प्रोग्राम करते हैं। और आपका क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सुमेटिव इवाल्युएशंस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ, फॉर्मेटिव और सुमेटिव दोनों ही लर्निंग प्रोसेस के पार्ट हैं। और ये क्या पता करते हैं, फीडबैक का पता करते हैं कि आपने उस प्रोग्राम के दौरान कितना सीखा है और क्या आपने लर्न किया है और कहाँ आपको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, तो वो कौन बताता है, फॉर्मेटिव। सुमेटिव आपको इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल तो आपका रहेगा बी ऑप्शंस और डन एट एंड, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो आपका है वो किसका राइट आंसर होगा, सुमेटिव का। इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, ध्यान से पढ़िए, स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस विच आर स्टडी करना फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस की, विच आर इंसिडेंट टू ओल्ड एज। और किससे रिलेटेड है ये, इंसिडेंट ओल्ड एज से रिलेटेड है। इसको हम क्या कहने वाले हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस अगर ओल्ड एज में आपको देखने को मिले तो इस स्टडी को हम क्या नाम देंगे, जीरेट्रिक्स नाम देंगे, जीरेंटोलॉजी नाम देंगे, क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी देंगे या क्लिनिकल जीरेट्रिक्स देंगे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जीरेट्रिक्स देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, जीरेट्रिक्स। जीरेट्रिक्स किसको कहते हैं, ब्रांच ऑफ स्टडी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ट्रीटमेंट and related to diagnosis, treatment and prevention of disease in older people, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी ओल्डर पीपल में होने वाली डिजीज की प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसके डायग्नोसिस के लिए जो स्टडी की जाती है वो होती है जीरेट्रिक्स, ठीक है। और क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको रिसर्च ऑप्शंस ऐड कर देना है। रिसर्च आपको करनी होती है, रिसर्च रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन होल लाइफ स्पान, ठीक है, होल लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन, ये आपको याद रखना। ह्यूमन की होल लाइफ स्पान में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनके ऊपर रिसर्च करना किस में आता है, क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी में आता है। और क्लिनिकल जेरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्पेशली डेडिकेटेड जो पर्सन्स होते हैं वो जो ओल्डर पीपल्स के लिए सेंटर्ड गोल उनका फिक्स होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्पेशली मेडिकल डेडिकेटेड personnel for older persons centered goal, ठीक है। यानी क्लिनिकल जेरेट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं तो उनका गोल क्या होता है कि ओल्डर पर्सन्स को आप क्या दे सके, स्पेसिफिक केयर दे सके। ये आपको याद रखना है, स्पेसिफिक केयर आप क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। यानी यहाँ पे गोल जो रहेगा वो आपका किस पे रहने वाला है, ओल्डर पर्सन्स पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ओल्ड एज में फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, ओल्ड एज में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस का अगर आपको पता करना है तो वो क्या कहलाती है, वो जीरेंटोलॉजी स्टडी कहलाती है। इसलिए यह राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है,
बी रहने वाला है, याद रखना है। सारे ऑप्शन आपके क्लियर कर दिए हैं, इस तरह से आपको क्लियर करना है। जीरेट्रिक्स किसको कहते हैं? जीरेट्रिक्स स्टडी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप ओल्ड एज की डिजीज, उसकी डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन के बारे में पता करते हैं। उसके साथ साथ अगर होल लाइफ स्पान जो ह्यूमंस का होता है उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे जितनी आपको रिसर्च करनी है वो आप करेंगे क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी में। और क्लिनिकल जीरेट्रिक्स हम किसको कहते हैं? ये वो ब्रांच होती है जिसमें स्पेशली मेडिकल डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स जो होते हैं या पर्सोनल जो होते हैं वो स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करते हैं किनको? ओल्डर पीपल्स को, ठीक है। और जीरेंटोलॉजी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस का पता किया जाता है इंसिडेंट ऑफ ओल्ड एज में, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेड सर्कमफेरेंस आपसे पूछा गया है इन द ईयर ऑफ 5 years, ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस देखिए, हेड सर्कमफेरेंस इन द ईयर ऑफ 5 years विल बी। आपसे क्वेश्चन बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। हेड सर्कमफेरेंस आपसे पूछा गया है इन द ईयर ऑफ 5 years विल बी। 5 साल के बच्चे में हेड सर्कमफेरेंस आपको कितना देखने को मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपको याद रखना है हेड सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एट बर्थ पे। एट बर्थ की बात करें तो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हेड सर्कमफेरेंस की मैं बात करूं, ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस की मैं बात करूं तो हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ पे कितना होता है? तो आपको याद रखना है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, जो कि चेस्ट सर्कमफेरेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। और चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है एट बर्थ पे? चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होता है? तो 30 से लेके 32 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी दोनों के बीच में कम से कम 3 सेंटीमीटर का क्या होता है? गैप होता है। ये बात आपको याद रखना है, यानी हेड सर्कमफेरेंस 3 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफेरेंस से ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। ये दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? ये दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है 1 साल की एज में जब बच्चा पहुंचता है 12 मंथ में, तब ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, पहली चीज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 साल के बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एट बर्थ पे कितना होता है? 30 से 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 0 से 3 मंथ का जब बच्चा होता है ना, 0 से 3 मंथ का जब बच्चा होता है तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हेड सर्कमफेरेंस जो है वो बढ़ता है। 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हेड सर्कमफेरेंस जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। फिर बात कर लेते हैं 4 से 6 महीने का जब बच्चा होता है, 4 से 6 महीने का बच्चा होता है तब हेड सर्कमफेरेंस कितना बढ़ता है? तो 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हेड सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्रीज होता है। और जब बच्चा 7 महीने से लेके 12 मंथ तक का होता है, 7 मंथ से लेके 12 मंथ का होता है, तो 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हेड सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है 5 साल का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 साल पे कितना होगा? तो देखिए 33 से 35 सेंटीमीटर कब है? एट बर्थ पे है, ठीक है। ठीक है, एट बर्थ पे है। तो आपको याद रखना है 1 साल पे कितना हो जाएगा? 1 साल पे कितना होगा? 1 साल पे हो जाता है ये 46 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है। 2 साल पे कितना हो जाता है? 2 साल पे हो जाता है 48 सेंटीमीटर के लगभग। कितना हो जाता है? 48 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और एडल्ट के टाइम, ठीक है, और अब ये देखिए 2 साल पे 48 है तो 45 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, ठीक है। और 55 सेंटीमीटर जो है ना ये किस पे मिलता है आपको? ये एडल्ट के स्टेज में मिलने का। कब मिलेगा? एडल्ट के स्टेज में, क्योंकि एडल्ट में कितना देखने को मिलता है? 52 से लेके 54 सेंटीमीटर के लगभग आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका क्या बचा? 50 सेंटीमीटर जो है वो आपको 5 साल के बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कितना देखने को मिलेगा? 50 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एडल्ट स्टेज में आपको कितना देखने को मिलेगा? 52 से 54, और 33 से 35 ये एट बर्थ का हो गया, और 45 जो ये बता रहा है 45 राउंड वर्ड है, ठीक है। तो 45 आपको कब देखने को मिलेगा? 1 साल के एज में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। यानी 46 1 साल में हो जाता है, 48 जो है वो 2 साल में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है। चेस्ट सर्कमफेरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्वेश्चन से यहाँ से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, एट बर्थ पे बेबी की लेंथ कितनी होती है? एट बर्थ पे नॉर्मल बेबी की लेंथ कितनी होती है? ये बात आपको याद रखनी है। तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है, याद रखना, ठीक है। 50 सेंटीमीटर। और ये डबल कब हो जाती है? 100 सेंटीमीटर कब हो जाती है? डबल कब हो जाती है? 4 साल का जब बच्चा होता है तब ये कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है लेंथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
ये क्वेश्चंस भी आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड की यहाँ पे गुड साइज आपसे पूछी गई है। पहली चीज आपको फ्लैश कार्ड समझने होंगे। फ्लैश कार्ड क्या चीज होती है, तो देखिए छोटे कार्ड होते हैं जिन पे आपने इंफॉर्मेशन देखी होती है, जो दोनों साइड में इंफॉर्मेशन अपन लिख सकते हैं, और ये लर्निंग का भी मेथड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ्लैश कार्ड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ए स्मॉल कार्ड containing some information for memorize for memorize। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, लर्निंग एड मेथड है, लर्निंग एड टूल है, सॉरी लर्निंग एड टूल है। ठीक है, लर्निंग का एड टूल जो है उसका एग्जांपल है फ्लैश कार्ड। अब इसकी गुड साइज का क्या बताऊं, तो गुड साइज आपको याद रखना है 22 to 28 जो है वो इसकी गुड साइज होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड साइज का पूछे, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड साइज का पूछे, स्टैंडर्ड साइज फॉर फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड, ठीक है, फ्लैश कार्ड की स्टैंडर्ड साइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये भी क्वेश्चन अलग है, तो आपको याद रखना है 3x5 इंच, 3x5 इंच का जो फ्लैश कार्ड होता है, ये स्टैंडर्ड साइज का फ्लैश कार्ड जो है वो माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी दो क्वेश्चंस आपके फ्लैश कार्ड से क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। द बैक्टीरिया, ठीक है, द बैक्टीरिया ग्रो इन द बेबी इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया सच एज ईसरसिया कोलाई। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्रो करता है बेबी के इंटेस्टाइन में, और वो प्रिवेंट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ईसरसिया कोलाई फ्रॉम ग्रोविंग एंड कोजिंग डायरिया, ताकि ईसरसिया कोलाई जो है वो ग्रो ना हो और कोज ना करे डायरिया को। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो बेबी के इंटेस्टाइन में ग्रो करता है और ईसरसिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया को डेवलप होने से और उससे होने वाली जो बीमारी है डायरिया, उसको उससे उससे उस बच्चे को बचाता है, उस बेबी की सुरक्षा करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है वो, लैक्टोफेरिन है, लाइसोसोम है, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस है, या नन ऑफ दी अबव, कोई सा भी नहीं है। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए लैक्टोफेरिन क्या है, ये मिल्क में पाई जाने वाली आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। मिल्क में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, और ये क्या है, आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये आपको याद है लैक्टोफेरिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइसोसोम किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग को कहते हैं, किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब आपके ऑप्शंस क्या बचा है यहाँ पे, नन ऑफ द अबव, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस ही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बेबी के इंटेस्टाइन में या फिर छोटे बच्चे के इंटेस्टाइन में ग्रो करता है और ईसरसिया कोलाई को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोइंग को रोकता है और डायरिया होने से बच्चे को बचाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत हिट है, पॉपुलर क्वेश्चंस है। लैक्टोबैसिलस बाइफिडस जो है ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ईसरसिया कोलाई को ग्रो होने से बचाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत बार हिट हुआ है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसमें क्या है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज फाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शंस की। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है चार्ल्स डिक्सन्स। ठीक है, चार्ल्स डिक्सन्स। दूसरा है चार्ल्स डार्विन, हेनरी ड्यूएंट और वॉन पिगविट। ठीक है, तो चार्ल्स डिक्सन्स की मैं बात करूं तो ये क्या है, ये नोवेलिस्ट थे, ये आपको याद रखना है, ये नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश नोवेलिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो इन्होंने दी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यानी इन्होंने बताया था कि एवरी स्पीसीज, जो भी ह्यूमन स्पीसीज है अर्थ के ऊपर, उनमें जेनेटिक ट्रेड्स का क्या चेंजेस होता है, उससे रिलेटेड इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने जो है ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, फादर ऑफ इवोल्यूशंस के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ इवोल्यूशंस के नाम से चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। वॉन प्रिक्विट की बात करूं तो इन्होंने टर्म दिया है एलर्जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एलर्जी जो वर्ड आप जानते हैं, एलर्जी जो वर्ड है, ये एलर्जी का कॉन्सेप्ट या एलर्जी की जो थ्योरी ऑफ एलर्जी है या थ्योरी ऑफ जो कॉन्सेप्ट है एलर्जी का, वो किसने दिया, वॉन प्रिक्विट ने दिया था। और हेनरी ड्यूएंट जो थे,
हेनरी ड्यूवेंट ने किसको मतलब फाउंड किया है? तो हेनरी ड्यूवेंट ने किसको फाउंड किया? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 1919 में, 5 मई 1990 में, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे? पेरिस, ठीक है, फ्रांस में जो है, फ्रांस में पेरिस में 5 मई 1919 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को हेनरी ड्यूवेंट ने वो फाउंड किया था, ठीक है। हेनरी ड्यूवेंट ने जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को फाउंड किया और इसका स्टैब्लिश जो हुआ है वो हुआ है 5 मई 1919 को पेरिस में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, ठीक है। दूसरी चीज आपसे मैं बता देता हूँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, ये तो क्या है, इंटरनेशनल है। अब बात कर लेते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई? 1920 में, ये बात आपको याद रखना है। और इसको फाउंड किसने किया था? तो इसको फाउंड किया गया था क्लॉड हिल के द्वारा, ठीक है। उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो क्लॉड हिल थे, उनके द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश की गई 1920 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन है? ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन है अभी। कौन है अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस एनएचएम जैसी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईसीडीएस जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्टेड हुआ? ये क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको देखे तो सीएच और एनएचएम स्टाफ नर्स के हिसाब से। तो देखिए आईसीडीएस के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड ठीक है, इसके बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 में। कहाँ से लॉन्च हुई? गुजरात से हुई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है वो याद रखने लायक बताता हूँ मैं आपको। तो आपको याद रखना है आंगनवाड़ी जो वर्कर है, ठीक है, आंगनवाड़ी जो वर्कर है, ये जो वर्ड आपने सुना है आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जो 1000 पॉपुलेशंस को कवर करती है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो किस प्रोग्राम के अंतर्गत आई है? आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत आई है, याद रखना है। और दूसरा आपका आया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर में कौन आई थी? आशा, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जो भी 1000 पॉपुलेशन रूरल को कवर करती है। तो आशा जो है वो कब आई है? एनआरएचएम प्रोग्राम में आई है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो आईसीडीएस प्रोग्राम में आई है। और ये कब हुआ लॉन्च? 2 अक्टूबर 1975 को। तो यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए रहेगा, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है चिल्ड्रंस के एज ऑफ 6 ईयर तक, तो वहां तक का उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करते हैं। प्रेग्नेंटिंग मदर जो होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इनकी केयर के लिए जो है आईसीडीएस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ये कब आया? ठीक है, तो एनआरएचएम कब आया है? तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे, उन्होंने लॉन्च किया था एनआरएचएम ये आपको याद रखना है। और ये जो आशा जो इस प्रोग्राम के थ्रू आई थी, ये आई थी 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। इस कौन से प्लान के अंदर? 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आशा जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी? तो आपको याद रखना है 11वें 5 ईयर प्लान के अंतर्गत किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? आशा को किया गया था। एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इसका पूरा नाम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज,
हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम रिलीज हुआ। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जो कि अब इस नाम से जाना जाता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM, अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि किसका सब ब्रांच है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, NUHM, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब लॉन्च हुआ, तो ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च हुआ है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, ये कब लॉन्च हुआ है, तो ये आपको याद रखना है ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2013 को, ठीक है, जो कि अब किसका पार्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन का, जिसका एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का जो पार्ट है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये हुआ है 1 मई 2013 को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे वो लगभग लगभग यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दिए गए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आपको याद रखनी है। आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑप्टिमम पीरियड फॉर स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। ऑप्टिमम पीरियड पूछा गया है आपसे, स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर कंसिडर टू बी अबाउट, यानी रिवर के वाटर को आप कितने समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, जब वो ऑप्टिमम पीरियड आपको मुझे बताना है। तो 5 to 10 डेज, 10 to 14 डेज, 14 to 20 डेज और 20 to 25 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले NHMs और CHO के एग्जाम्स में काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नदी का जो पानी होता है, रिवर वाटर, ये कब तक आप स्टोरेज कर सकते हैं, जब तक ये ऑप्टिमम रहे। तो आपको याद रखना है 10 to 14 डेज जो है वो इसका ऑप्टिमम पीरियड टाइम होता है, तब तक आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो रिवर वाटर को ऑप्टिमम पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज जो है वो इसका ऑप्टिमम पीरियड होता है, जब तक आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशंस में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एंड अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चंस में रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपने एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और CHO से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, CHO से रिलेटेड हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी का ऐप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ऐप का मैंने वो ऐड कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल्स का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज एपिसोड्स जो आपको है वो रेगुलर अपडेट जो हमारा डेली है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और आप तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।